प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 का संपूर्ण क्वेश्चन 3 जनवरी 25 के लिए महत्वपूर्ण आने वाली परीक्षा के लिए एजुकेशन प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2005 के पूरे 50 प्रश्न को समाहित किया गया है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश डैश का ध्यान रख रहा है। ए संज्ञानात्मक विकास, बी भावात्मक विकास, सी शारीरिक विकास, डी सामाजिक विकास। सही विकल्प क्या होगा? तो अध्यापक जो है वो पढ़ा रहे हैं लेकिन छात्र जो है उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें अपनी अपनी भावना छिपी रहती है, लेकिन दूसरे की भावना को सम्मान करनी चाहिए। यह शिक्षक का दायित्व होता है। इसको ध्यान में रखकर हुए भावनात्मक विकास, भावना को सम्मान मिलना चाहिए, अपने अपने विचार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल्य पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में डैश डैश है। ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, सी गणितीय प्रेरणा और डी उच्च प्रेरणा। तो गणितज्ञ बनने के लिए, मैथमेटिशियन बनने के लिए वह अपने आप से हार्ड लेबर कर रहा है, तो यह आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल। ऑप्शन ए की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, यदि उच्च व संपन्न शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जाए तथा स्कूलों में उसका उपयोग किया जाए तो यह डैश को मदद करेगा। ए प्रतिभाशाली बच्चे, बी पिछड़े बच्चे, सी अधिगम बाध्य बच्चे और डी मंद बुद्धि बच्चे। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो यहाँ उच्च व संपन्न शैक्षणिक सामग्री जो है वह आपको प्रतिभाशाली बच्चे के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि मंद बुद्धि वाले के लिए उच्च या अधिगम के लिए या पिछड़े के लिए, इन तीनों के लिए उतना हितकर नहीं है। हमारा ऑप्शन ए की ओर है, प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह ए शिक्षा के उद्देश्यों विधियों का विकास कर सके, बी उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, सी उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, डी मूल्यांकन की सही विधियां अपना सके। सही क्या होगा? शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए, इसके लिए जो हमारा शिक्षण विधि है, जो बच्चे अध्ययन करते हैं तो उनका मानव व्यवहार कैसा हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो विधि अपनाई जाती है जिससे छात्र में क्षमता, योग्यता, आवश्यकता एवं उनकी रुचि का विकास हो सके, तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी की ओर है, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। ए पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, बी उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, सी किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, डी प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। क्या होगा? शारीरिक वृद्धि, जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है
यानी कि शून्य। यहाँ पूर्ण बचपन जो है शून्य से यहाँ तेजी से वृद्धि होती है। यह आपको 0 से 5 वर्ष तक का जो है अवस्था मानी जाती है। इसमें ज़्यादा तेजी से सीखता है। तो पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय हमारा ऑप्शन ए की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, ड्रॉ ए माइंड टेस्ट। ए ड्राइंग परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी शारीरिक निपुणता परीक्षण है और डी संवेगात्मक परीक्षण है। क्या होगा? तो ड्रॉ ए माइंड टेस्ट जो है यह एक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन बी की ओर है। अगला प्रश्न 7 पर, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? ए, अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। डी, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। क्या होगा हमारा सही विकल्प? ए बी सी डी से। विरासत तथा परिवेश यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमको व्यक्तित्व के विकास में विरासत अपने घर से मिला है उसके संदर्भ में है। तो विरासत तथा परिवेश ये दोनों जो है बराबर योगदान करते हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन हमारा बी होगा सही। अगला प्रश्न 8 पर, निम्न में से किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है? ए, जी तथा एस, बी, तरल तथा रवादार बुद्धि, सी, प्रतीकात्मक समूह का स्मरण, डी, शब्द प्रवाह। क्या होगा सही हमारा? ए बी सी डी में। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना जो है वह बुद्धि की बीमा संक्रिया में, संक्रिया जो है इसके प्रतीक का वर्णन है यानी प्रतीकात्मक समूह का स्मरण। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो है वह आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए, तेज शारीरिक विकास, बी, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्मधारणा, सी, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, डी, अधिक संवेदनशील प्रकृति। क्या होगा? प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखना है कि पूछा जा रहा है नहीं है। तो तेज शारीरिक विकास होता है, स्पष्ट तथा यही अस्थायी आत्मधारणा यहाँ जो है यह, विपरीत लिंग में रुचि, अधिक संवेदनशील प्रकृति। ऑप्शन हमारा बी की ओर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर, सृजनशील तथा बुद्धि के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर पर बुद्धि का होना आवश्यक है। बी, उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील अवश्य होगा। सी, निम्न कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। डी, बुद्धि तथा सृजनशील में कोई संबंध नहीं है। सही विकल्प का चयन करना है। एबीसीडी में कौन सा हमारा हो जाएगा? तो सृजनशील जो है और बुद्धि का संबंध वह बुद्धि का होना आवश्यक है विशेष स्तर पर। चूंकि जो सृजनशील होते हैं उनमें 90 से 110 की आईक्यू होती है। तो यह सृजनात्मकता के संदर्भ में बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। ए, सक्रिय अनुबंधन, बी, क्लासिकीय अनुबंधन, सी, सूझ द्वारा अधिगम, डी, श्रेणीबद्ध प्रविधि। क्या होगा सही विकल्प हमारा? एबीसीडी में सीधा सा प्रश्न है कि अचानक उसे युक्ति
जो समस्या समाधान कैसे करे, वह अचानक एट रैंडम, तो यह क्या होगा, सूझ विधि द्वारा। हमारा ऑप्शन सी की ओर है। आहा अनुभव इसको कहा भी जाता है, आहा अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य में अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो निम्न में से किसको समायोजित नहीं किया जा सकता? ए, छात्रों का सक्रिय प्रतिभानन, बी, सूझबूझपूर्ण अधिगम, सी, छात्रों द्वारा उनकी गति के अनुसार अधिगम, डी, पुनर्बलन प्रदान करना। ए बी सी डी के दिए गए विकल्पों से सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? तो अध्यापक जो है शिक्षण कार्य में अभिक्रमित सीक्वेंस अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो यह समायोजित नहीं किया जा सकता है। यह सीक्वेंस में चल रहा है तो क्या नहीं होगा, सूझबूझपूर्ण अधिगम। यह जो है छोटे छोटे पद में न कर करके श्रृंखलाबद्ध कह रहा है, यह अभिक्रमित करता है तो समायोजित नहीं किया जा सकता है, सूझबूझ पूर्ण अधिगम। ऑप्शन बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर, निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? ए, ज्ञान के लिए सीखना, बी, होने के लिए सीखना, सी, दूसरे के लिए सीखना, डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना। सही हमारा क्या हो जाएगा? तो दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना यह हमें समाजशास्त्र से सहारा में मिला है। चूंकि यह समाजशास्त्र कह रहा है तो दूसरे के साथ यह सिर्फ अपने लिए ही नहीं होती है बल्कि दूसरे के समाज में समायोजन करना, शांतिपूर्ण से रहना, शिक्षा, यह सब जो है हमें सिखलाता है, शिक्षा के स्तंभ। ऑप्शन डी की ओर है। अगला प्रश्न 14, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए में है समाजीकरण, बी सहयोगात्मक क्रियाकलाप, सी प्रजातांत्रिक आचरण, डी सांस्कृतिक आचरण, बी है धर्म, विद्यालय, घर, राज्य और गांव। इसको सही विकल्प से मिलान करना है। क्या हमारा हो जाएगा? तो समाजीकरण, समाजीकरण कहाँ से मिलता है? तो ये हमें घर से मिलता है। ये आपका हो जाएगा समाजीकरण, घर। सहयोगात्मक क्रियाकलाप, सहयोग कहाँ से मिलता है? तो ये आपको विद्यालय स्तर पर। प्रजातांत्रिक आचरण राज्य हो जाएगा और सांस्कृतिक आचरण कल्चरल जो है वो हमारा कहाँ हो जाएगा? सांस्कृतिक आचरण जो है आपका गांव से आ जाएगा। यही हमारा मिलान है। ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। अगला प्रश्न 15, आधुनिकीकरण का सही अभिप्राय है। ए, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बी, जीवन में अधिक आराम भोगना, सी, पाश्चात्य संस्कृति अपनाना, डी, जीवन की राह बदलना। सही विकल्प क्या होगा हमारा? आधुनिकीकरण कह रहा है तो यह जो है जो हमारा पश्चिम सभ्यता का है, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको अपनाना। ऑप्शन सी की ओर। ग्रामीण भारत में वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव है। ए, परिवार का आकार, बी, सांस्कृतिक रीतियां, सी, भूमि स्वामित्व और डी, राजनीतिक संबंध। क्या होगा? तो गांव में आज भी सामाजिक स्तर जो है वह उसके लैंड प्रॉपर्टी से कि उसके पास क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की ओर, भूमि स्वामित्व। अगला प्रश्न 17 पर, पड़ोसी विद्यालय
नीति सफल होगी यदि सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता समान रूप से अच्छी हो। बी, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाती है। डी, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि होती है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? पड़ोसी विद्यालय जो है वह अगल बगल में जितने भी हैं वह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सभी किसी के लिए शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। और जहाँ हमारा शिक्षा की गुणवत्ता है वह विद्यालय के छात्रों के अभाव में वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं भी नहीं चूके। तो पड़ोसी विद्यालय जो है सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता है अच्छी हो। यहाँ गुणवत्ता से मतलब ऑप्शन ए की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर, इनसे किसका निर्धारण मुख्य रूप से संस्कृति द्वारा होता है? ए, सामाजिक सम, बी, सामाजिक अस्थिरीकरण, सी, आर्थिक नुकसान और डी, सामाजिक गतिशीलता। संस्कृति द्वारा होता है किसका निर्धारण? तो संस्कृति कहाँ से होगा? सामाजिक साम्य से, क्योंकि समाज में ही हमें रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, धर्म, कला, विज्ञान, उपकरण, राजनीतिक, ये सब जो है हमें प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए की ओर, सामाजिक साम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कथन ए विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवारों से हैं। कारण बी, गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित है। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में दिया गया है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवार से हैं, बिल्कुल सही है। और गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित हैं, पूर्णतः सही है। क्योंकि जब अशिक्षित होंगे तो वे शिक्षा को उचित महत्व नहीं दे पाएंगे। इसके लिए उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं हमारा दोनों कथन सही है, एक सही है और दो भी सही है, ऑप्शन ए की ओर। कथन ए और कारण भी दोनों सही है। अगला प्रश्न 20 पर, आरक्षण नीति प्रोत्साहन देती है। ए, सामाजिक समदृष्टि को, बी, अवसरों की समानता को, सी, सामाजिक गतिशीलता को और डी, सामाजिक अस्थिरीकरण को। ए बी सी डी में सही विकल्प हमारा क्या होगा? तो आरक्षण जो है यह आपको SC, ST, OBC इनको प्राप्त होता है। इसलिए प्राप्त होता है कि समाज में समदृष्टि बना रहे, सभी किसी का एक विकास का मौका मिले, उनमें साधन की कमी नहीं हो, क्षमता का अभाव नहीं हो, एक दूसरे के सहयोग कर करके इसको आगे बढ़ सके। तो सामाजिक समदृष्टि को ऑप्शन ए की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? ए, परिवेश में आरक्षण, बी, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, सी, पुस्तकों का निःशुल्क विवरण, डी, सार्वभौमिक ठहराव। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो सामाजिक पहलू परिवेश में आरक्षण, परिवेश में आरक्षण, ऑप्शन ए की ओर। अगला प्रश्न 22, ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिक। ए, विशिष्ट वर्गीय, बी, समतावादी, सी, प्रजातांत्रिक और डी, आधुनिकतावादी। क्या होगा? तो ब्रिटिश काल में शिक्षा जो अधिक थी वह आपको विशिष्ट वर्गीय, यहाँ उच्च वर्ग को प्रदान की जाती थी। शिक्षित हो, जहाँ निम्न वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षा की व्यवस्था
में उथल पुथल हो जाएगा। तो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी वह विशिष्ट वर्गीय, ऑप्शन ए की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए स्नोबॉल न्यायादर्श, बी सुव्यवस्थित न्यायादर्श, सी समूह न्यायादर्श और डी अस्तरित समानुपाती न्यायादर्श। सही नहीं है, प्रश्न यही है। तो स्नोबॉल न्यायादर्श जो है यह आपका असंभाव्य प्रतिदर्श है, या इसको न्यायादर्श भी बोलते हैं, या सैंपलिंग। और बाद बाकी ये तीनों आपका प्रोबेबिलिटी है, यानी संभाव्य प्रतिदर्श। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका असंभाव्य है स्नोबॉल न्यायादर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वह विशेषता चर होगी जिसका मानक विचलन का मान 0 से अधिक हो। बी शोध के शीर्षक में चर, जनसंख्या और शोध विधि प्रदर्शित होने चाहिए। सी पूर्ण जनसंख्या प्रदत्तों के आधार पर प्राचल की गणना की जाती है। डी न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो सही नहीं है, यह भी देखा जाता है। तो जो जनसंख्या के आधार पर जो प्राप्त होते हैं सैंपल, वो होते हैं आपको प्राचल, और जो सांख्यिकी के आधार पर प्राप्त होते हैं ये उन्हें जो डाटा मतलब दिया गया है सैंपल, ये जनसंख्या के आधार पर प्राचल, और सैंपल जो हमारा है छोटा सा, यानी प्रतिदर्श कहिए या न्यायादर्श, यह हमारा सांख्यिकी होता है। यही है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? न्यायादर्श के संदर्भ में ये प्राचल और जनसंख्या में सांख्यिकी। न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। तो यही जो कह रहा है कि नहीं है, नहीं, यही हमारा ऑप्शन डी हो जाए, जबकि यहाँ अंतर है। अंतर नहीं कह रहा है, जबकि अंतर है। 25, नीचे दिए गए शिक्षा शोध के शीर्षक पढ़े। 1 एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन, बी यूपी राज्य में कार्यक्रम का मूल्यांकन, 3 यूपी राज्य में एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन, और 4 है यूपी राज्य में एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के पालकों की एसएसए कार्यक्रम की प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ABCD, यही हमारा प्रश्न है। शिक्षा शोध के शीर्षक, तो यह है आपका यूपी राज्य में एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन, यानी 3 हमारा सही है। और चौथा करा यूपी राज्य में एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के पालकों के एसएसए कार्यक्रम के प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन, यानी 3 और 4 जो है शीर्षक हमारा कहीं ना कहीं सही है, जो ऑप्शन सी की ओर है। एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन जो है वह सर्व शिक्षा अभियान का, यह हमारा, हम इस पर शीर्षक नहीं, शोध का नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी। और यूपी राज्य में कार्यक्रम का मूल्यांकन, ये दोनों में प्रॉब्लम है, और ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सोशियोग्राम में क्लिक का अर्थ है। ए चयन का केंद्र, बी दक्ष व्यक्ति, सी परस्पर संबंधित समूह, डी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति। क्या होगा? ये व्यक्ति। तो यहाँ सोशियोग्राम जो है इसका अर्थ है चयन का केंद्र।
क्लिक का अर्थ ऑप्शन ए की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। परिकल्पना वह कथन है जो ए दो चरों में संबंध बताता है, बी समस्या के समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है, सी समस्या का संभाव्य हल है और डी उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो परिकल्पना हाइपोथेसिस यह जो है दो चरों में संबंध बताता है, समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है यह, और समस्या का संभाव्य हल है। ये भी हमारा कहीं ना कहीं सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रयोगकर्ता द्वारा संचालित चर होता है, ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी बाह्य चर और डी भ्रामक चर। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो यह है प्रयोग में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उसमें आपका स्वतंत्र चर होता है। इसमें कहीं भी जोड़ तोड़ किया जाता है। एक चर पर दूसरे चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? बी की ओर है। ये रहा स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। टी प्राप्तांक की गणना करने के लिए ए मध्य विचलन की गणना करनी पड़ती है, बी मध्यमान की गणना करनी पड़ती है, सी मध्यमान तथा उनकी मानक त्रुटि की गणना करनी होती है, डी मानक विचलन की गणना करनी होती है। क्या होगा? तो टी प्राप्तांक जो है यह दो सांख्यिकियों के बीच के अंतर एवं अंतर के मानक त्रुटि का अनुपात। तो क्या हो जाएगा? मध्यमान तथा उनकी मानक त्रुटि की गणना करनी होती है, ऑप्शन सी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एक जिले में शिक्षा सुविधा की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम शोध विधि होगी, ए ऐतिहासिक विधि, बी एकल अध्ययन विधि, सी प्रयोगात्मक विधि और डी सर्वेक्षण विधि। शिक्षा सुविधा को जानने के लिए क्या होगा? उसमें भी जिले में, तो एक बड़ा सा बृहद है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण विधि। सर्वे करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 31। विज्ञान तथा भाषा में उपलब्धियों में ऋणात्मक सहसंबंध का अर्थ है, ए विज्ञान उपलब्धि में सुधार के साथ साथ भाषा में उपलब्धि में कमी होगी, बी विज्ञान में उपलब्धि में परिवर्तन भाषा की उपलब्धि पर प्रभाव नहीं डालता, सी विज्ञान की उपलब्धि में कमी भाषा की उपलब्धि में कमी होती है, डी विज्ञान में उपलब्धि में सुधार के साथ भाषा की उपलब्धि में भी सुधार होगा। तो क्या होगा हमारा सही विकल्प? विज्ञान तथा भाषा यानी साइंस एंड लैंग्वेज में ऋणात्मक का सही संबंध क्या है? तो ऋणात्मक सहसंबंध जब दो क्षेत्रों में पाया जाता है तो दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? कमी आती है। तो यहाँ कमी होगी, भाषा उपलब्धि में सुधार के साथ विज्ञान उपलब्धि में कमी होगी। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। विज्ञान उपलब्धि में सुधार के साथ साथ भाषा में उपलब्धि में कमी हो, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक सहसंबंध पूछ रहा है न कि धनात्मक। 32। आपको किसी ब्लॉक के शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में से 100 बालक तथा 100 बालिकाओं का न्यायादर्श लेना है। इसमें सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होगी, ए अव्यवस्थित रैंडम, बी प्रयोजन, सी कोटा नियतांश और डी स्तरित अव्यवस्थित। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो यहाँ कह रहा है न्यायादर्श यानी सैंपलिंग लेने के लिए। तो 100 बालक है और 100 बालिका है, तो इसको क्या करेंगे? इसको
सिलेक्शन कर करके एक कोटा के आधार पर स्तर से कि उसका लेवल क्या हो, स्तरित अव्यवस्थित, ये आपका ऑप्शन डी की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः उपयोगी होता है। ए रिसर्च फाइल्स के लिए, बी नीति नियोजकों के लिए, सी शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए और डी सर्वेक्षकों के लिए। क्या होगा सही विकल्प हमारा ए बी सी डी में। तो क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, तो यह जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में होता है और तत्काल होता है। तो शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए होता है, इसमें वृद्धि होती है, इसमें विकास होता है। ये सारा आपको क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कक्षा 12 के विज्ञान, कला तथा वाणिज्य छात्रों के चिंता मापनी पर औसत प्राप्तांकों की तुलना करना। इस अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सर्वोचित सांख्यिकी तकनीक होगी। ए टी परीक्षण, बी अनोवा, सी अनोवा के बाद टी परीक्षण यदि ए का मान सार्थक है, डी अनोवा के बाद टी परीक्षण चाहे एफ का मान कुछ भी है। क्या होगा सही हमारा? तो टी अनुपात जो है यह एक सांख्यिकी विधि है जिसमें दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता जांच की जाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? टी टेस्ट, ऑप्शन ए की ओर। 35, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए समस्या का चयन शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण है, बी समस्या का दूसरा नाम चर है, सी विश्वसनीयता गुणांक सहसंबंध गुणांक की गणना द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः विश्वसनीय गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। डी जब भी समष्टि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो तो समूह न्यायाधीश विधि सर्वोचित न्यायाधीश चयन विधि होती है। सही विकल्प हमारा क्या होगा? ए बी सी डी में ए एक बी है, बी डी है और सी ए बी सी है और डी ए तथा सी है। तो ये जो प्रश्न है कि कथनों को पढ़िए और इसमें से सिलेक्शन करिए। तो कथन एक जो है समस्या का चयन, समस्या अनुसंधान का पहला चरण है। समस्या सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो है यह सही है हमारा ऑप्शन ए, सॉरी, जो ये पहला चरण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में ए ढूंढना है, तो ए के साथ सी लगा हुआ है। सी कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, तो यह भी कहीं ना कहीं गलत है। सी यह ए बी के साथ में सी है तो ये होगा नहीं, और डी तो हमें ए चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको NUGC द्वारा प्रश्न को तारांकित कर दिया गया, स्टारेबल। सिर्फ हमारा ए सही है, चल जो ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आदर्शवाद अधिक संबंधित है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी फिक्टे और डी बेकन। तो आदर्शवाद का जो आरंभ माना जाता है वो है प्लेटो से, ऑप्शन ए की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सूची 1 और सूची 2 के पदों का मिलान कीजिए। ए सांख्य, बी बौद्धवाद, सी वेदांत, डी जैनवाद। और इधर आपको दिया गया है उसका क्या होगा? सांख्य, तो ये क्या हो जाएगा? सत्यार्थवाद। सांख्य सत्यार्थवाद। बौद्धवाद, तो बौद्धवाद त्रिरत्न A2B3,
A2 B3 आपको ऑप्शन सी की ओर दिख रहा है। वेदांत अष्टांग योग C5। जैनवाद तो क्या हो जाएगा तत्वमसी D4 C5 ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से संबंधित है। ए शिक्षा के लक्ष्यों से, बी पाठ्यक्रम से, सी अनुदेशन विधियों से, डी अध्यापक की भूमिका से। तो जहाँ रहे ज्ञान, ज्ञान की बात है तो यह किससे होगा, तो यह ज्ञान से संबंधित होगा। तो हमारा क्या होगा अनुदेशन विधियों से। यह शिक्षक और छात्र जो है सहसंबंध जब होता है अन्योन्य क्रिया तो यह अनुदेश दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनुदेशन विधियों से ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 जो प्रायोगिक रूप से सत्यापित है वही सत्य है। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा का इस कथन में विश्वास है। ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी प्रयोजनवादी और डी प्रकृतिवादी। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा ABCD में। तो जो सत्य है प्रयोग के द्वारा यानी प्रयोजन करने के बावजूद हमारा वह सत्य होता है। प्रयोजनवाद यानी प्रयोग करने के बाद। तो हमारा विकल्प प्रयोजनवाद ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है। कौन सा दर्शन इस विचार का समर्थन करता है। ए यथार्थवाद, बी प्रयोजनवाद, सी अस्तित्ववाद और डी आदर्शवाद। क्या होगा सही विकल्प हमारा। तो यह सीधा सा सवाल है कि स्वयं खुद यानी व्यक्तिगत जब अपनी बातें हो इंडिविजुअल तो यह अस्तित्ववाद की ओर जाएगा। एग्जिस्टेंशलिज्म ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 मानव में विद्यमान आदर्श का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है। यह किसने कहा है। ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी अरविंदो ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी महात्मा गांधी ने। क्या होगा हमारा तो शिक्षा और उसमें भी आदर्श का प्रत्यक्षीकरण है। ये कहने वाले कौन है हमारे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है। ए मार्क्सवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रयोजनवाद और डी अस्तित्ववाद। क्या होगा दर्शन शास्त्र कौन किसे मानता है विकास का लक्ष्य। तो जहां हम प्रायोगिक रूप से कुछ कार्य करेंगे यानी प्रयोजन करेंगे तभी तो यानी हो गया प्रयोजनवाद ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। ए विलियम जेम्स, बी किलपैट्रिक, सी जॉन डीवी और डी जॉन लॉक। तो प्रयोजन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक महोदय हैं। ये डीवी के शिष्य हैं। किलपैट्रिक ऑप्शन बी की ओर। अगला प्रश्न 44 निम्न में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। ए क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बी सह संबंधित पाठ्यक्रम, सी उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, डी मुख्य पाठ्यक्रम। क्या होगा सही विकल्प हमारा यहाँ। तो महात्मा गांधी के अनुसार उद्योग केंद्रित इंडस्ट्रियल नहीं है जो हमारा करिकुलम या नहीं है। ऑप्शन सी की ओर है। प्रश्न नहीं के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न 45 दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा अस्थायी मूल्यों और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती। ए अस्तित्ववाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। क्या होगा तो अस्थायी
मतलब परमानेंट, यह जो है हमारा प्रयोजनवाद नहीं रखेगा, क्योंकि यह प्रयोग कर कर करके जांचता है कि सही हमारा क्या है और कैसे है, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य में आस्था नहीं रखती है प्रयोजनवाद। ऑप्शन डी की ओर। ये थे आपके प्रश्न। अब चले हम सब आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंशिक पैसेज को देखा जाए। 46 में क्वेश्चन के लिए 46 से 50 तक का जो प्रश्न है आपको इस गद्यांश को पढ़ने के पश्चात ही प्राप्त होंगे। तो देखा लिया जाए एक झलक। विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य सिद्धांत है। शायद विज्ञान का कम गुण मूल लक्ष्य प्राकृतिक घटना की व्याख्या करना। इस प्रकार के स्पष्टीकरणों को सिद्धांत कहते हैं। बच्चों के अलग अलग व्यवहार की व्याख्या करने की चेष्टा के बजाय वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बहुत से अलग व्यवहारों को मिलाकर समान व्याख्या प्रदान करता है। उदाहरण के लिए वो बच्चों द्वारा अंकगणित की समस्याओं को हल करने की विधियों की व्याख्या करने के बजाय सभी प्रकार की समस्याओं के समाधानों की समान व्याख्या खोजता है। इस प्रकार के समान स्पष्ट कारणों को वह एक समस्या समाधान का सिद्धांत कह सकता है। उस विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांत निर्माण के मूल लक्ष्य पर परिचर्चा आश्चर्य लग सकती है, जिसमें संभवतः यह धारणा विकसित हो चुकी हो कि मानवीय क्रियाओं का व्यवहारिक तरीके से मूल्य चुकाना है। यदि हमने यह कहा कि विज्ञान का लक्ष्य मानव का सुधार करना है, अधिकांश पाठक शब्दों को जल्दी पढ़कर उन्हें स्वीकार कर लेंगे, किंतु विज्ञान का मूल लक्ष्य मानव का सुधार करना नहीं है, यह सिद्धांत है। दुर्भाग्यवश इस जटिल कथन को समझना इतना सरल नहीं है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण। विज्ञान के दूसरे लक्ष्यों की व्याख्या करना, समझना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना कहा गया है। यदि हम सिद्धांत को विज्ञान का अंतिम लक्ष्य स्वीकारते हैं तो व्याख्या करना और समझाना अंतिम लक्ष्य के उपलक्ष्य हो जाते हैं। ऐसा सिद्धांत की प्रकृति और परिभाषाओं के कारण है। एक सिद्धांत अंतर संबंधित रचनाओं, परिभाषाओं एवं पूर्व सर्गों का समुच्चय है जो घटना में संबंध को प्रतिपादित शक्तिशाली समावेश कर सके। परिभाषाओं के कारण है जो विचार प्रस्तुत करता है। प्रश्न को देखा जाए। एक विद्यार्थी सहमत नहीं होगा कि विज्ञान का मूल लक्ष्य सिद्धांत बनाना है यदि उसे पढ़ाया जाए कि ए व्याख्या करना और समझना विज्ञान के केवल उपलक्ष्य है, बी विज्ञान मानव के सुधार के लिए है, सी यह सिद्धांत है जो चरों के मध्य विशिष्ट संबंधों की भविष्यवाणी एवं व्याख्या करते हैं, डी विज्ञान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांत की रचना करना है। क्या होगा? तो विज्ञान मानव के सुधार के लिए है। ऑप्शन हमारा यही है, मानव सुधार करना। सैंतालीस पर विज्ञान अधिकतर संबंधित है व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार की व्याख्या करने से, बी क्रियाकलापों से जो लोगों को प्रायोगिक तरीके से सहायता करे, सी अधिकांश लोगों का कल्याण करने से, डी विस्तृत सामान्यीकरण से जो सामान्य घटनाओं की व्याख्या करते हैं। विज्ञान अधिकतर क्या है? तो यह विस्तृत सामान्यीकरण से सामान्य घटनाओं की व्याख्या करते हैं। जब तक हमारा जनरलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक यह घटना की व्याख्या करते रहता है। PhD ये आपको विज्ञान हमें बतलाता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, यहाँ डी है डाटा डिजाइन, सी ये कैलकुलेशन, एनालिसिस और जी है आपका जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका विस्तृत सामान्यीकरण घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन डी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। विज्ञान के लक्ष्य के बारे में लोकप्रिय विश्वास है। ए मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाना, बी वस्तुओं के उत्पादन की लागत को घटाना, सी प्रकृति को नियंत्रित करना और डी सुव्यवस्थित तरीके से समस्याओं का हल ढूंढना। क्या हो जाएगा? तो मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाना है, रेस्टफुल्ली। ऑप्शन ए की ओर है। यह समझना प्रायः कठिन है कि विज्ञान ए प्रत्येक बाहरी घटना की व्याख्या करने को लक्षित है, बी मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, सी प्रकृति को नियंत्रित करता है, डी का अंतिम लक्ष्य सिद्धांत का निर्माण करना है। यही हमारा 50वां प्रश्न और सेशन का आखिरी से एक पहले का है। तो क्या होगा इसका? यह समझना प्रायः कठिन है कि विज्ञान प्रत्येक बाहरी घटना की व्याख्या करने को लक्षित है। ऑप्शन हमारा
ए की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न, वैज्ञानिक मनोविज्ञानिक चाहता है ए बच्चों के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या करना, बी बच्चों के विभिन्न व्यवहारों के समान स्पष्टीकरण पहुंचना, सी प्रत्येक बालक के समस्या समाधान के तरीकों की व्याख्या करना, डी बालक द्वारा अंकगणित की समस्याओं को हल करने के तरीकों का अध्ययन करना। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो मनोविज्ञान चाहता है कि बच्चों के विभिन्न व्यवहारों के सामान्य स्पष्टीकरण तक के पहुंचना या पहुंचाना। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। आप डाटा जो है हमारा दिया हुआ उसको आराम से पढ़ लेंगे, समझ कर करके इन पांचों का 5 क्वेश्चन समाधान करना है। तो ये थे आपके जून 2005 के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। कमोबेश ये आपके भविष्य के लिए हितकर ही साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।